हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने सीडीपी के सभी पीवाईक्यूज, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सभी के स्टार्ट कर दिए हैं। और आज मैं क्लास 6 लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने वो मेरी 5 क्लासेस नहीं देखी तो वो मेरी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एनसीईआरटी भी स्टार्ट है और एनसीईआरटी की क्लासेस भी चल रही हैं और साथ में इसकी आपकी ईवीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पीवाईक्यूज करा दूँ और इसके साथ ही साथ आप लोगों का जो भी कंटेंट है वो भी मैं आपको, जैसे कि बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं, बालक विकास कैसे होता है, ठीक है, और जो भी हमारा क्या है वाइकॉस्की हैं, जीन पियाजे, इनको भी मैं आपको अच्छे से मतलब कंटेंट भी दूंगी। इसको पहले मैं पीवाईक्यूज करा दूंगी, उसके बाद आपका कंटेंट तैयार हो रहा है तो मैं कंटेंट भी कराऊंगी एग्जाम से पहले पहले आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो 2014 में हुआ था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो 2011 से लेकर 2014-24 तक जो भी आपके एग्ज़ाम है वो आपको हुए हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, तब सभी के आपको पीवाईक्यूज मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सीडीपी का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि के माँ शीबो, यानी कि यहाँ पे सीबीएसई की फुल शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि, देखिए सीबीएसई ने यहाँ पे सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का जो समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, तो प्रगतिशील शिक्षा में जैसे कि बच्चों का कैसे सोशलाइजेशन किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो उससे अपेक्षा की जा सकती है कि प्रगतिशील शिक्षा के वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो से प्रगतिशील शिक्षा में ये कहा गया है कि जो सीबीएसई द्वारा के बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चे जो है समूह में कार्य करें, जैसे कि बच्चे ग्रुप में समूह में बैठकर कार्य करें और एक दूसरे की सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें, ठीक है, एक्टिव रहें और पार्टिसिपेट करें तथा सामाजिक कौशल जो भी सोशल स्किल्स हैं उन चीज़ों को सीख सकेंगे। जब बच्चे सभी बच्चे मिलजुल कर कार्य करेंगे तो वो क्या करेंगे, सोशल स्किल्स को भी सीखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए जो हमारा, देखिए वाइगोत्स्की से आपका हर बार क्वेश्चन आता है। तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। और पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवेदात्मक गतिविधि, जो पारस्परिक शिक्षण होता है इसमें क्या होता है, देखिए टीचर और स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर और यहाँ पे है स्टूडेंट, तो शिक्षकों और छात्रों के मध्य क्या होता है, एक दात्मक गतिविधि होती है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति यानी कि संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टीचर से प्रश्न पूछ सकता है, संक्षिप्तीकरण कर सकता है, स्पष्ट करना, और टीचर क्या करेगा, प्रश्न जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसको बताएगा, और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। तो पारस्परिक शिक्षण का जो उद्देश्य है शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना है। तो कोई भी पारस्परिक शिक्षण किया जा रहा है तो इसमें जो है टीचर और स्टूडेंट कोई भी समस्या है तो उसमें अगर कोई टीचर स्टूडेंट दोनों मिलकर इस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी शिक्षार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करेंगे। वो कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने 4 चरण बताए थे, ठीक है। तो इन्होंने 4 चरण बताए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन से चरण का जो है वो क्या हो रहा है, आदेश, मतलब यहाँ पे आदेश दे रही थी, यहाँ पे टीचर क्या है, आदेश दे रही है। तो वो किसका, तो यहाँ पे जो चरण है वो कौन सा है, तो यहाँ पे चरण क्या है, औपचारिक चरण यानी कि कानून और व्यवस्था। यहाँ पे टीचर ने एक कानून और व्यवस्था बना दी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बच्चा किसी दूसरे की सहायता ना लेगा।
तो यहाँ पे क्या किया है, एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में कहती कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी हर विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य को जो भी है उसको सीख सकेंगे। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता, यहाँ पे कोई भी बच्चा किसी से सहायता नहीं लेगा, ठीक है, सहायता से पूर्ण अपना कार्य कर सके, अन्य किसी की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना किसी यानी कि किसी की बिना हेल्प लिए बिना अपना कार्य को पूर्ण करें। तो वो कोलबर्ग के कौन से नैतिक विकास के चरणों की ओर संकेत दे रही है, तो मतलब वो औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, यहाँ पे कानून है कुछ व्यवस्था, तो उनका क्या कर रही है मतलब यूज़ करके बच्चों पर एक मतलब बच्चों को सिखा रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वो विकसित कर रही है। तो यहाँ पे 14 वर्ष की देविका जो है वो अपने आप यानी कि खुद को पृथक यानी कि अलग स्वनियंत्रित की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही, वो विकसित कर रही, वो क्या कर रही, स्वायत्तता को विकसित कर रही। किसे? स्वायत्तता। तो 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक यानी कि स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही, वो अपने अंदर किसको व्यक्त मतलब विकसित कर रही, डेवलप कर रही, तो स्वायत्तता की भावना को लाती है। स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वराज्य, स्वायत्व, अधिकार, स्वयं शासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जॉन डेवी ने कुछ कथन दिया था, तो कह रहे हैं कि कौन सा समुचित है। तो कौन सा समुचित है, तो इन्होंने ये कहाँ पे किया था कि विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो क्या होता है, मतलब जो छात्र हैं अगर उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें खुद ही सुलझाने में स्वयं स्वयं अपनी जो भी सामाजिक समस्याएं उनको सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये किसने किया था? जॉन डेवी ने। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में क्या है? भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। देखिए, भाषा को अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उससे संबंधित जो विकार कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार है वो क्या कहलाता है? आपका भाषागत यानी कि अफेजिया। जैसे कि बच्चा नहीं बोल पा रहा, फंस फंस कर बोल रहा है, तो भाषा वहाँ पे अफेजिया होगा। तो भाषा जैसे कि कोई बच्चा जो है जब बात कर रहा है तो वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, भाषा से रिलेटेड जो अवबोधन यानी कि भाषा से संबंधित विकार है वो क्या कहलाएगा? भाषा घात कहलाएगा, फेजिया कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है? देखिए, जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये जो थ्योरी दी थी वो आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, और ये जो है कह रहे हैं कि वो किससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो है यहाँ पे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे एक रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, जैसे कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः सिर्फ एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। अगर बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो वो क्या सिर्फ एक ही जगह वो अपने खुद के निर्णय भी लेते हैं, अपना कार्य भी करते हैं, कुछ अच्छे बनते भी हैं। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उन्होंने बहुबुद्धि परीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किया था, जिसके अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ना कि किसी एक। तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है वो कह रहे हैं कि उसको वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं माना जा सकता? क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं, क्योंकि विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषता एक ही हद तक व्यक्ति को ही दर्शाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। देखिए, क्लास में जो है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद जो होते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत, देखिए एक क्लास है उसमें अलग अलग विद्यार्थी हैं, तो उनमें जो होते हैं सभी विद्यार्थी एक सेम नहीं होते। आप लोग भी जानते हैं जैसे कि दो बच्चे सेम होते हैं, ना 3 बच्चे सेम होते हैं, भले उनका जन्म एक साथ हुआ हो, जुड़वा बच्चे हो, फिर भी वो अलग अलग होते हैं, उनका मानसिक शारीरिक विकास अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जो विभेद होते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, वो क्या है, लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को क्या करते हैं, प्रवृत्त करते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था। देखिए, विद्यालय आधारित आंकलन, विद्यालय में जो बच्चों का असेसमेंट किया जाता है वो शुरू किया गया था, ताकि इससे क्या हो, तो इससे जो है विद्यालय आधारित आंकलन से इससे क्या हो, तो इससे सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो बच्चे का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको क्या किया जाए, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को क्या किया जाए, निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें से कह रहे हैं अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। तो एक ऐसा ऑप्शन है जो इन 3 से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है, देखिए 100 आंकलन के कौशल का प्रतिमानित करना, जैसे 100 आंकलन खुद का असेसमेंट करना जो स्किल है उसको प्रतिमानित करना अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं, जैसे कि 100 आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि अन्य आंकलन या फिर मूल्यांकन पद्धति शिक्षक या फिर अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध कराता है। देखिए, प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, जैसे प्रश्न उत्तर कौन करता है, तो यहाँ पे टीचर करता है। किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, तो यहाँ पे टीचर करेगा। प्रश्नोत्तरी को परिचालन करना, तो यहाँ पे प्रश्न करे। लेकिन स्वयं आंकलन यहाँ पर खुद का आंकलन खुद ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी टीचर की जरूरत नहीं हो रही। जबकि 100 आंकलन में कौशल को प्रतिमानित करना स्वयं के द्वारा आंकलन करने तथा उसे प्रतिमानित के रूप में स्थापित करने का बोध कराता है, जो निष्पक्ष नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो कौन सा प्रश्न, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन सा प्रश्न जो है वो अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरीके से क्या है, मिला हुआ है। तो कौन मिला हुआ है, तो यहाँ पर जो मिला हुआ है, कौन मिला हुआ, निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13 यहाँ पर। तो 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है। कह रहे हैं कि सबसे अच्छी विधि, प्रभावशाली विधि हो सकती जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकते हैं। देखिए, वंचित विद्यार्थी कौन से होते हैं, जैसे कि किन्हीं बच्चों ने स्कूल जो है आपका बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो वो बच्चे नहीं आ सके, तो वो क्या होते हैं, शिक्षा में वंचित हो गए, पिछड़ गए नहीं। तो वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें, तो यहाँ पे क्या है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें कि नहीं, जैसे कि आप उनकी सफलता हेतु, हम चाहते हैं कि जो बच्चे छूट चुके हैं और किसी कारणवश नहीं आगे शिक्षा प्राप्त कर पाए हैं, अब वो शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, एक टीचर होने के नाते उनकी सफलता हेतु आप कह सकते हैं कि नहीं, आप सफल हो सकते हैं हेतु उनकी क्षमता, जो भी उनकी कैपेसिटी है उसको विश्वास से अभिव्यक्त करें कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप कर सकते हैं। तो हम उनके संग में इस तरीके से कर सकते हैं, वो भी सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। देखिए, कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण, यानी कि एक उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है। तो विकासात्मक उदाहरण का तो कौन सा नहीं है, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक पर अभिघातक, तो क्या है, पर अभिघातज तनाव, तो पर अधिघातक तनाव क्या है, एक चिंता विकार है। तो यहाँ पे क्या है, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो ये क्या है, एक चिंता विकार है, चिंता विकार जो आघात के बाद विकसित होता है। ठीक है, इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है, मतलब डरा हुआ रहता है बहुत ही ज़्यादा, जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कहने के बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो विभेदित अनुदेशन से संबंधित है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 16 है आपका। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो प्रतिभाशाली जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए क्या समुचित है? तो उनके लिए जो समुचित है वो क्या है? तो अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो अपनी उच्च स्तरीय संवेदकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी, ये नहीं है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिर्फ सफल हों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, निम्न श्रेणी पा सकते हैं, कभी कभी निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं, हमेशा सफल ही नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। देखिए विद्यालय में समावेशन जो होता है वो कैसा होता है, मुख्यतः केंद्रित होता है। तो कैसे होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? देखिए बच्चों में सीखी गई या लर्न की गई निस्सहायता का कारण क्या है? तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। देखिए बच्चे कभी कभी ये सीख लेते हैं कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा क्या है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? कि कभी कभी उनके अंदर निस्सहायता आ जाती कि मतलब हम ये जॉब नहीं ले पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेते हैं कि वो ऐसा बिहेवियर को अर्जित कर लेते हैं, अंदर सीख लेते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। तो ये क्या है, एक सीखी गई निस्सहायता का कारण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, ठीक है, बच्चा जो है, मान लीजिए बच्चे को पढ़ाया जा रहा है लेकिन फिर भी उसमें जो है निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, नीचे की, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि जैसे बच्चा बार बार क्या है, निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, जैसे कि मतलब बच्चा जो है हमेशा बार बार, जैसे कभी कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो बच्चा वो बार बार थर्ड आ रहा है मान लीजिए कि, तो उससे में क्या कर सकते हैं बच्चों के तो टीचर क्या है, अभिभावक जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत कर सकता है, उनको परामर्श दे सकता है कि वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? देखिए समस्या समाधान को कौन बाधित नहीं करता है? तो समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि क्या है, इंसाइट बाधित नहीं करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कहने के एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। यहाँ पे एक शिक्षिका क्या कर रही है, पहले से जो पाठ पढ़ाया है उससे पूर्व पठित यानी कि पहले से पढ़े हुए पाठ से जोड़ते हुए वो क्या लिखाना सिखा रही, बच्चों को सारांश लिखाना, समरी लिखाना सिखा रही। वो क्या कर रही है, तो वहाँ पे जो शिक्षिका कर रही है वो बच्चों की पाठ समझने की सौशैली विकसित बच्चों को पाठ समझने की सौशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, जैसे कि एक बच्चा जो है वो अपनी जो है मदर टंग को सीख रहा है, मातृभाषा को सीख रहा है, वो दूसरा बच्चा वही भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर रह रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपके क्या है, मदर टंग आपकी हिंदी है, आप मातृभाषा जो बोलते हैं वो हिंदी ही बोलते हैं। लेकिन कहीं से बाहर से आया है तो वो तो आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप मातृभाषा है, लेकिन वो दूसरा बच्चा जो बाहर से आया है तो वो यहाँ पर हिंदी को सीख रहा है द्वितीय भाषा के रूप में। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अब यहाँ पर जो दोनों गलतियाँ करेंगे वो किस प्रकार की गलतियाँ यानी कि त्रुटि करेंगे? तो वो जो त्रुटि करेंगे वो कैसी करेंगे, विकासात्मक त्रुटि करेंगे। कैसी? विकासात्मक, क्योंकि दोनों में विकास हो रहा है, क्योंकि एक तो मातृभाषा सीख रहा है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा उसी द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो ये क्या होगी, बच्चों में क्या होगी, मातृभाषा तो विकासात्मक यानी कि उन्नतिशील की समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है इस दोनों के बीच में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं, एक अध्यापक या टीचर उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पदात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो कौन सी प्रक्रिया सबसे बेहतर हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पे जो प्रक्रिया बेहतर हो सकती है वो ये हो सकती है, तो ये अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। मान लीजिए कि एक बच्चा है और वो चाहता है कि वो हाई लेवल का एक रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, तो उसके निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। तो वो मतलब उसका, अब मान लीजिए कि आप लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, आप लोग तो मतलब आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं, अब बीच में आप लोगों को कहीं पे ऐसी वैकेंसी दे दी जाए, तो कहीं पे कुछ ऐसा दे दी जाए कि मतलब आप लोग ये बन जाएँ, तो आप लोग क्या होंगे वहाँ पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो वो आपके लिए कम उपयोगी है, आपके लिए क्या है, आपके लिए टीचर बनना ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे क्या कहना, तो ये क्या है यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है कि कौन सा कम प्रेरक होगा। तो आपके लिए जैसे कि पुलिस की वैकेंसी आ गई, वहाँ पर कोई निम्न स्तर की वैकेंसी आ गई, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा जो है आप लोग उसको महत्व नहीं देंगे, कम महत्व देंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो मतलब वो ये नहीं करेगा कि मतलब उसका मतलब जो लक्ष्य है वो एक कलाकार बनने का है, ना कि छात्रवृत्ति को जीतना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 26 है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का ये मत स्पष्ट करना है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, तो ये कहा था मैस्लो ने। किसने कहा था? अब्राहम मैस्लो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो कक्षा में अधिगम हेतु जो सहायक हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो कक्षा में अधिगम हेतु कक्षा में लर्निंग हेतु जो है कौन सा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। तो अध्यापक यहाँ पे अगर बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं, उनको सहायता देते हैं, तो ये अधिगम में क्या होता है, सहायक हो सकता है। यहाँ पे करें परिपक्व विद्यार्थी, तो यहाँ पे परिपक्व विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो परिपक्व विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। जैसे जो मैच्योर विद्यार्थी होंगे, जो मैच्योर होंगे, ठीक है, बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो वो क्या करेंगे, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी वो अपनी प्रॉब्लम्स को शीघ्र ही जल्दी समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जैसे कि नर्सरी या फिर केजी में जब बच्चा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर रोता है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जब वो वहाँ पे क्लास फर्स्ट में जाता है तो वहाँ पर वो बच्चा रोता भी नहीं है, अपने बैग टांग कर चला जाता है। तो इसका कह रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है जो ऐसा परिवर्तन होता है, व्यावहारिक परिवर्तन होता है। तो उसके अंदर जो विभेद व एकीकरण के लक्षण होता है। पहले तो बच्चा जो होता है क्या होता है, इसको पहले वो परिवार में रहता है, ठीक है, परिवार, और फिर परिवार से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, स्कूल चला जाता है। तो वो मतलब चीज़ें जो होती हैं उसके लिए नई होती हैं, विभेद होता है। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे उनको एकीकरण करना सीख जाता है। तो विभेद व एकीकरण विकास का लक्षण है। तो ये क्या है, पूर्व विद्यालय। तो ये पहले जो होता है वो उसके लिए नई चीज़ होती है, धीरे धीरे वो सीख जाता है, वो अपने आप में एडजस्ट कर लेता है, समायोजन कर लेता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपका कौन सा है। तो आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतित्व तो यहाँ पे सही ऑप्शन बताना है। तो आनुवंशिक बनावट, देखिए जो हेरिडिटी की बनावट होती है, व्यक्ति के परिवेश जो भी इन्वायरमेंट है उसकी गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चंस आपके ये कंप्लीट भी करा दिए हैं, और इसके बाद के जो भी आपके 2000 तक अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए वो सभी क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और इसके ही नहीं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिलेंगे। एसएसटी के भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और इसके साथ ही साथ मैं आपकी एनसीईआरटी भी क्लास 6, 7, 8 की स्टार्ट करूँगी जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।